बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल इजी मैथ। स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर जिसका नाम है चैप्टर नंबर 5 डिटर्मिनेंट्स। मैथमेटिकल मेथड का चैप्टर नंबर 5 है डिटर्मिनेंट्स। उसको हम स्टार्ट करेंगे तो उसके बारे में हम सारी डिटेल से पहले लेक्चर बनाएंगे, डेफिनेशंस का, एग्जांपल्स का और कॉन्सेप्ट्स का। बेसिक कॉन्सेप्ट्स का एक लेक्चर होगा ये वाला जो मैं आज जिस वीडियो में आप देख रहे हैं कि इसमें हम लेक्चर बनाएंगे अपना डेफिनेशंस का और कॉन्सेप्ट्स वगैरह और एग्जांपल्स वगैरह करेंगे। इसके बाद फिर एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे, उसके पार्ट्स चलेंगे 1 2 3 जैसे भी हमने पिछले लेक्चर्स को कवर किया है। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो को सारा देखिए। इस वीडियो में कॉन्सेप्ट्स मैंने बताने हैं, डेफिनेशंस बतानी है और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आप डेफिनेशन और कॉन्सेप्ट्स की मदद से आप एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने डेफिनेशन करनी है डिटर्मिनेंट क्या चीज़ होती है। तो डिटर्मिनेंट को डेफिनेशन करने के लिए मैंने एक 2/2 का सिंपल डिटर्मिनेंट लिखा है। आपको सबको पता है, मुझे पता है कि सबको पता है कि 2/2 का डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, लेकिन असल बात इसके बाद शुरू होती है कि उससे हायर ऑर्डर के जो डिटर्मिनेंट्स हैं उनको सॉल्व करना, डिटर्मिनेंट पर रो ऑपरेशन लगाना, डिटर्मिनेंट की कुछ जो करैक्टरिस्टिक्स हैं, उसकी खसूसियात हैं, उसकी क्वालिटीज़ हैं, वो डिस्कस करना। ये सारा हम इस लेक्चर में आज पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो डिटर्मिनेंट ऑफ 2/2 मैट्रिक्स आपको पता है कि लेट अगर कोई ए मैट्रिक्स है 2/2 का, इसकी एंट्रीज हैं A11, A12, A21 एंड A22, तो डिटर्मिनेंट को डिनोट किया जाता है ए के 2 वर्टिकल बार्स लगा दिए जाते हैं या फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी आप डिनोट कर सकते हैं। एंड डिफाइन बाय, उसको डिफाइन कैसे किया जाता है कि जिस मैट्रिक्स का आपने डिटर्मिनेंट लेना है कि उसके इर्द गिर्द बार लगा दिए जाते हैं और उसको कैसे डिफाइन किया जाता है कि इस एंट्री को इस एंट्री से मल्टीप्लाई करवा दिया माइनस इस एंट्री को इस एंट्री से मल्टीप्लाई करवा दिया। ये सिंपल डेफिनेशन है 2/2 मैट्रिक्स की। लेकिन इससे ज़्यादा ऑर्डर वाले जो मैट्रिक्स हैं उनका डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट करना है, उसमें प्लस माइनस के साइंस का ख्याल रखना और उसमें गलती ना हो तो उसके लिए क्या हम कर सकते हैं कि डेफिनेशंस उसके लिए हैं ये 2। फर्स्ट डेफिनेशन है माइनर ऑफ अ एलिमेंट। एक मैट्रिक्स दिया हो, उसका उसने कहा हो कि इसके सभी 2/2 का मैट्रिक्स है तो उसके 4 एलिमेंट होंगे तो 4 माइनर निकल सकते हैं। हर एलिमेंट का अपना माइनर होता है। अगर 3/3 का मैट्रिक्स है तो उसके 9 एलिमेंट होंगे तो 9 के 9 माइनर निकल सकते हैं। हर एलिमेंट का अपना अपना माइनर होता है। तो माइनर कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? लेट ए बी द स्क्वायर मैट्रिक्स। एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर n, n उसका ऑर्डर है, n कुछ भी हो सकता है, 3/3 का भी हो सकता है, 4/4 का भी, 5/5 का भी। द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड, जो हासिल होगा मैट्रिक्स फ्रॉम ए बाय डिलीटिंग इट्स ith रो एंड jth कॉलम। अगर उसके i अपना जो जिस एलिमेंट का आपने फाइंड आउट करना है वो ith रो में होगा। फॉर एग्जांपल 3rd रो में है तो ith रो कौन सी बनी 3rd, और वो 4th कॉलम में है तो jth कॉलम कौन सा बना, वो 4th। तो ith रो और jth कॉलम को डिलीट करने से जो बाकी बच जाएगा उसका अगर एक मैट्रिक्स बना लें तो वो वाला मैट्रिक्स होगा Mij। उसको बोलते हैं माइनर ऑफ दैट एलिमेंट, यानी कि उस एलिमेंट का माइनर मैट्रिक्स निकल आया। ठीक है जी। तो नेक्स्ट जो डेफिनेशन है इसका मैं अभी बताता हूँ कि कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैसे होता है ये माइनर। नेक्स्ट डेफिनेशन है जी कोफैक्टर की। जिस तरह हर एलिमेंट का माइनर निकल सकता है इसी तरह हर एलिमेंट का कोफैक्टर भी निकल सकता है। लेट Mij बी द ijth माइनर। Mij वो ijth एलिमेंट, ij जो एलिमेंट है उसका माइनर है ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। देन Aij उस माइनर का डिटर्मिनेंट लेके -1 की पावर वो i + j कर दें तो वो जो निकल आएगा वो होगा उसका कोफैक्टर उस एलिमेंट का। देन इज कॉल्ड द कोफैक्टर ऑफ ijth एलिमेंट। फॉर एग्जांपल, इधर एग्जांपल मैंने एक लिखी है, इसमें अगर इस एलिमेंट की जो पोजीशन है वो है 1 1, इस एलिमेंट की पोजीशन 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 एंड 3 3, ये पोजीशंस आपको पता हैं। तो अगर मैं फॉर एग्जांपल माइनर फाइंड आउट करना चाहूँ 2 3 का, इसमें i = 2 है, j = 3 है, तो m2 3 क्या मतलब होगा, दूसरी रो और तीसरे कॉलम को डिलीट कर देना है। यानी कि ये सेकंड रो है
और ये थर्ड कॉलम है, इन दोनों को डिलीट कर देना है। जो बाकी बचेगा यानी कि ये और ये डिलीट हो जाएंगे, 4 1 और 1 2, ये जो बचेगा ये हमारा होगा माइनर। किस एलिमेंट का? इस एलिमेंट का जो 2 3 पोजीशन पर है। सिमिलरली अगर हमने माइनर फाइंड आउट करना है 1 2 का, 1 2 कौन सी पोजीशन है? ये वाली पोजीशन है 1 2। तो इसका अगर हमने माइनर फाइंड आउट करना है तो पहली रो और दूसरा कॉलम, ये पहली रो है और ये दूसरा कॉलम, इसको डिलीट कर देना है। बाकी जो बचेगा वो बचेगा 3 5 1 3। लें जी, ये इसका माइनर निकल आया। इस तरह ये माइनर फाइंड आउट करने हैं। इसी तरह अगर 3/3 का कोई मैट्रिक्स है तो उसके 9 के 9 माइनर निकल सकते हैं। अगर कोई 4/4 का मैट्रिक्स है तो उसके 16 माइनर निकल सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर 16 एलिमेंट्स होते हैं। अगर 2/2 का है तो उसके 4 माइनर निकलते होते हैं। तो ये माइनर आपको फाइंड आउट करना आपको पता चल गया। अब कोफैक्टर किसी भी एलिमेंट का, तो मैं इन्हीं का कोफैक्टर ले लेता हूँ। अगर M23 माइनर है तो A23 किसको, क्योंकि AIJ कोफैक्टर को डिनोट करता था, तो A23 उसके कोफैक्टर को 2 3 एलिमेंट के कोफैक्टर को करेगा डिनोट। तो इसका फार्मूला क्या था? -1 की पावर I प्लस J। तो I इधर क्या है? 2 और J इधर क्या है? 3। तो 2 + 3 कर देंगे इनटू माइनर का, माइनर ऑफ 2 3 का डिटर्मिनेंट, क्योंकि इधर माइनर ऑफ IJ था तो इधर जो होगा कोफैक्टर वही इधर माइनर का डिटर्मिनेंट होगा। तो माइनर क्या निकला था? वो ये हमारे पास है। तो कोफैक्टर फाइंड आउट करना फिर बहुत आसान होगा। -1 की पावर 5 हो जाएगी और इनटू डिटर्मिनेंट किसका फाइंड आउट कर देना है? वो जिसका माइनर हमने अभी निकाला है। तो -1 की पावर 5 जो है वो -1 होता है। आपको पता है कि माइनस की पावर अगर इवन नंबर हो तो वो माइनस ख़त्म हो जाती है, अगर माइनस की पावर ऑड नंबर हो तो वो माइनस रहती है। तो इनटू इसका डिटर्मिनेंट होगा 4 2 8 -1 इंटू 7, तो -7 आ गया कोफैक्टर। 2 3 पोजीशन का कोफैक्टर हमारे पास -7 आ गया। सिमिलरली आप कोफैक्टर ऑफ 1 2 भी निकाल सकते हैं, क्योंकि इसका माइनर निकला हुआ है। -1 की पावर 1 + 2 I + J इंटू माइनर ऑफ 1 2 का डिटर्मिनेंट, तो -1 की पावर 3 हो गई और माइनर ऑफ 1 2 हमने ऊपर निकाला है, वो इसमें उसका डिटर्मिनेंट ले लेंगे। तो -1 की पावर 3 इंटू 3 3 9 -5, तो -1 की पावर 3 -1 बच जाएगा, तो इंटू 4, तो -4 आ गया। किसका कोफैक्टर? 1 2 पोजीशन का कोफैक्टर आ गया। इसी तरह 9 के 9 3/3 के मैट्रिक्स में 9 के 9 आप कोफैक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। अब बात जो आती है कि इधर तो हमने क्या पढ़ा? 2/2 का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना। अब हमने 2/2 से ऊपर 3/3 4/4 5/5 अप टू n/n का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना हो तो उसके लिए क्या मेथडोलॉजी यूज करेंगे? उसके लिए हम मेथडोलॉजी यूज करेंगे माइनर और कोफैक्टर वाली। उसके लिए क्या है जी, एक देख लेते हैं जी उसकी एग्जांपल। रूल इसका क्या होता है? इसका रूल ये होता है कि डेफिनेशन अगर एक मैट्रिक्स हो, लेट ए एक n/n का मैट्रिक्स है, तो वो किस तरह बनेगा? A11 A12 अप टू A1n। इसी तरह A21 A22 अप टू A2n, और ये चलता जा रहा है AN1 और ये भी AN2 अप टू ANn। ये है जी n/n का एक मैट्रिक्स है A। इसका हमने डिटर्मिनेंट लेके बताना है, तो ये है ऑफ ऑर्डर n। देन डिटर्मिनेंट ऑफ A जो होगा, जिसको ऐसे भी डिनोट करते हैं, ऐसे भी डिनोट, दोनों तरह से डिनोट कर सकते हैं। वो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? हम सिंपली A11 को उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करवा दें प्लस AI1 उसके कोफैक्टर से,
AI2 उसके कोफैक्टर से AI3 उसके कोफैक्टर से प्लस अप टू सो ऑन AIN उसके कोफैक्टर से। यानी कि इंट्रीज को एक रो पकड़ लेनी है, हमने एक रो पकड़ लेनी है। ये A1 1 की पोजीशन पे I की जगह अगर हम 1 रख दें, I की जगह इधर में अगर 1 रख दूं तो A1 1 इंटू इसका कोफैक्टर A1 1 प्लस A2 2 A1 2 इंटू उसका कोफैक्टर A1 2 A1 3 इंटू उसका कोफैक्टर 1 3 जब I 1 रखा था। अगर I2 रख दे तो उसी हिसाब से दूसरी रो बन जाएगी, अगर I3 रख दें तो उसी हिसाब से तीसरी रो बन जाएगी। यानी कि उसकी एलिमेंट और साथ उसका कोफैक्टर, एलिमेंट साथ उसका कोफैक्टर मल्टीप्लाई करते जाना है और प्लस करते जाना है। इसी तरह से आप 2/2 से ज़्यादा जो 3/3 और 4/4 और 5/5 के ऊपर वाले जो मैट्रिसेस हैं उनका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। बट यहाँ पर एक एग्जांपल मैं करके दिखाऊंगा, उसके बाद बताऊंगा कि इसमें क्या मुश्किल आ सकती है आपको। यही एग्जांपल ले लेते हैं, ये 3/3 का है तो इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है 4 1 2 3 2 5 1 2 3। तो उसने कहा है कि अगर आपने I की जगह 1 रखा है तो ये बन जाएगा A1 1 और A1 2 A1 3। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, इसका डिटर्मिनेंट होगा A1 1 इंटू इसका कोफैक्टर प्लस A1 2 इंटू इसका कोफैक्टर प्लस A1 3 इंटू इसका कोफैक्टर। तो मसला ये है कि हमने सिर्फ कोफैक्टर फाइंड आउट करने हैं। अगर कोफैक्टर हमें फाइंड आउट हो जाएं तो फिर उसका डिटर्मिनेंट बड़ा आसान हो जाए। तो कोफैक्टर कैसे फाइंड आउट करेंगे, A1 1 कैसे फाइंड आउट करते हैं, -1 की पावर 1 + 1 इंटू माइनर ऑफ 1 1 1 1 का माइनर क्या होगा, पहली रो और पहला कॉलम डिलीट करके बाकी जो बचा है उसको मैट्रिक्स बना के उसका डिटर्मिनेंट ले लेना है, ये बचा। तो A1 1 आ गया -1 की पावर 2 इंटू 3 2 6 -5 2 10। तो माइनस खत्म हो गई, इसका आंसर आ गया -4 A1 1 का। सिमिलरली A1 2 फाइंड आउट करना है तो -1 की पावर 1 + 2 इंटू 1 2 है तो पहली रो और दूसरा कॉलम डिलीट करना है तो 3 5 1 3 बच जाएगा, उसका डिटर्मिनेंट ले लेना है। तो -1 की पावर 3 इंटू 3 3 9 -5 तो ये आ जाएगा जी -1 की पावर 3 माइनस रहेगी और इधर से 4 बचा तो -4, ये दूसरा आ गया। इसी तरह A1 3 फाइंड आउट करना है तो -1 की पावर 1 + 3 इंटू पहला कॉलम और पहली रो और तीसरा कॉलम डिलीट करना है तो ये बच जाएगा 3 2 1 2। तो 3 2 1 2 -1 की पावर 4 और ये 3 2 6 -2 तो 6 - 2 किया 4 आ गया, ये वाली माइनस खत्म हो गई तो 4 का 4 आ जाना है। ये क्या आया जी, हमारे पास कोफैक्टर आ गए तीनों के। अब अगर कोफैक्टर हमारे पास हैं तो हम डिटर्मिनेंट इसमें लगा के इसकी हेल्प से हम उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। वो कैसे, ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू पहला एलिमेंट वो था 4 इंटू उसका कोफैक्टर वो -4 प्लस ये देखें दूसरा एलिमेंट 1 इंटू उसका कोफैक्टर -4 प्लस तीसरा एलिमेंट 2 इंटू उसका कोफैक्टर 4। तो इसको किया तो -16 -4 + 8 ये आ गया जी -20 -20 में से +8 किया -12। लें जी ए का डिटर्मिनेंट जो है वो -12 आता है। कोफैक्टर की मदद से आप n/n तक जो हैं मैट्रिसेस उनका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं, बट आपको कोफैक्टर निकालना आना चाहिए। कोफैक्टर का फार्मूला मैंने अभी बताया, उसकी डेफिनेशन बताई, माइनर की डेफिनेशन बताई। 3/3 का तो हो गया आसान, लेकिन 4/4 का जब करते हैं तो थोड़ा सा और मुश्किल काम हो जाता है। वो मुश्किल काम क्या होता है कि कैलकुलेशंस ज़्यादा हो जाती हैं।
उस कैलकुलेशन को ख़त्म करने के लिए या उससे जान छुड़ाने के लिए, गेट रिड करने के लिए उसको हमने रो ऑपरेशन लगाने हैं। रो ऑपरेशन लगा के एक कॉलम में सारे के सारे जो हैं वो एक एलिमेंट रख लेंगे, बाकी सबको ज़ीरो बना लेंगे और उसको फिर एक्सपेंड कर लेंगे। जैसा कि आपने देखा कि इसको हमने रो 1 के थ्रू इसको एक्सपेंड किया, ये रो 1 के एलिमेंट्स के थ्रू एक्सपेंड किया। आप रो 2 के एलिमेंट्स के थ्रू भी एक्सपेंड कर सकते हैं। इसकी पोजीशन है A21, इसकी है A22, इसकी है A23। तो I की जगह अगर आप 2 रख दें तो A21 इंटू उसका कोफैक्टर प्लस A22 इंटू उसका कोफैक्टर प्लस A23 इंटू उसका कोफैक्टर, जिस मर्जी रो के थ्रू आप एक्सपेंड कर लें, लेकिन आपने फार्मूला यही लगाना है कि वो वाला एलिमेंट मल्टीप्लाइड बाय उसका कोफैक्टर प्लस एलिमेंट मल्टीप्लाइड उसका कोफैक्टर प्लस एलिमेंट उसका कोफैक्टर। जैसे जैसे लगाते जाएंगे तो आपका डिटर्मिनेंट निकलता जाएगा। तो ये था 3/3 और उससे ऊपर के जो मैट्रिसेस हैं उनका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने का आपको तरीका मैंने बताया कोफैक्टर और माइनर की मदद से। नाउ अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं। वो प्रॉपर्टीज़ क्या हैं जी जो आपको हेल्प देंगी इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले तो प्रॉपर्टीज, सबसे पहली प्रॉपर्टी आपके पास ये है कि इफ द कॉलम वेक्टर, इफ द AI is column vector and AI is equal to alpha BI, then determinant of A is equal to alpha determinant of B। कहने का मतलब ये है, अगर आप इसमें देखें मैट्रिक्स में ये वाला जो सारा कॉलम है इसको एक कहते हैं कॉलम वेक्टर। तो इस सारे मैट्रिक्स में 3 कॉलम वेक्टर हुए, एक ये और एक ये। इसको नाम दे दिया A1, इसको नाम दे दिया A2, इसको नाम दे दिया A3। कॉलम वेक्टर हैं तो उनको नाम दे दिया। तो अगर वो कह रहा है कि किसी कॉलम के साथ कोई स्केलर मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो स्केलर डिटर्मिनेंट के बाहर निकल सकता है, ये इसका मतलब है। और इसका मतलब इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है। अगर किसी एक कॉलम के साथ या किसी एक रो के साथ कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है, यानी कि कुछ कॉमन निकल रहा है, तो उसमें से वो आप कॉमन निकाल सकते हैं पूरी एक रो में से। बस मैट्रिसेस में ये होता था कि पूरे के पूरे मैट्रिक्स में सारी की सारी एंट्रीज में अगर कोई चीज़ कॉमन होती थी तो वो बाहर निकलती थी, लेकिन मैट्रिसेस के अलावा ये उससे बिल्कुल बरअक्स है। डिटर्मिनेंट्स में ये होगा कि अगर सिर्फ एक रो में या सिर्फ एक कॉलम में कोई एक चीज़ कॉमन आ रही है तो वो आप कॉलम से बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है जी। फॉर एग्जांपल अगर इधर से कोई चीज़ कॉमन आ रही है, नहीं इधर से कोई चीज़ कॉमन नहीं आ रही, तो फॉर एग्जांपल आपके पास ऐसा है कि मैट्रिक्स है ऐसे 3 6 9 1 2 -1 3 4 2। अगर आप देखें तो रो 1 में से आपके पास कॉमन आ रहा है 3, तो वो 3 बाहर निकाल लिया। 1 2 3 1 2 -1 3 4 2, बाकी की टर्म्स वैसी की वैसी आपके पास रहेंगी। एक रो में से आप कोई चीज़ कॉमन निकाल रहे हैं तो वो निकाल सकते हैं। इसी तरह एक रो को किसी चीज़ से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। एक चीज़ को सिर्फ किसी एक रो से मल्टीप्लाई करना है या किसी एक कॉलम से मल्टीप्लाई करना है तो आप कर सकते हैं। जैसे कि कॉमन निकाल सकते हैं वैसे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। ये पहली प्रॉपर्टी थी। सेकंड प्रॉपर्टी इसकी ये है कि अगर इफ all the entries of a row or a column are 0, then
डिटर्मिनेंट का आंसर भी 0 आएगा। फॉर एग्जांपल किसी एक कॉलम की या रो की एंट्री 0 है तो इसका आंसर 0 आएगा। ये देखें ये सारी की सारी रो 0 है तो इसका मतलब इसका डिटर्मिनेंट, आंखें बंद करके आप कह सकते हो कि इसका डिटर्मिनेंट का आंसर 0 आएगा। इसी तरह अगर कोई ना कोई कॉलम 0 आ जाए तब भी इसका आंसर 0 आएगा। थर्ड प्रॉपर्टी, इंटरचेंज ऑफ any two rows or columns result in change of sign। वो कह रहा है कि अगर आप दो रोज या दो कॉलम को इंटरचेंज कर रहे हैं, एक बार इंटरचेंज किया तो इसका मतलब है आपने एक माइनस बाहर निकाल के लगा देनी है। फॉर एग्जांपल आपके पास अगर यही मैट्रिक्स है 3 6 9 1 2 -1 3 4 2 है, आप कह रहे हैं कि इस कॉलम इस रो को इस रो के साथ इंटरचेंज करना है या इस रो 1 को रो 3 के साथ इंटरचेंज करना है, तो एक माइनस बाहर लगा देंगे -1। ये रो 3 ऊपर आ गई, रो 1 3 की जगह चलेगी और ये एज इट इज। ठीक है जी, ये है जी इसकी प्रॉपर्टी इंटरचेंज करने की। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसकी क्या है जी, 4, if any two rows or columns are identical, आइडेंटिकल का क्या मतलब होता है कि सेम आ जाएं, दो रोज सेम आ जाएं या दो कॉलम सेम आ जाएं, देन फिर भी डिटर्मिनेंट का आंसर जो आ जाएगा वो 0 होगा। फॉर एग्जांपल आपके पास अगर डिटर्मिनेंट है 3 2 9 3 2 9 1 1 2 तो इसका आंसर 0 होगा। क्यों? क्योंकि एक ये वाली रो और एक ये वाली रो दोनों सेम है, 3 2 9 3 2 9। इसी तरह अगर दो कॉलम सेम आ जाएं तब भी उसका आंसर 0 हो जाएगा। ये जी इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ थी, इन प्रॉपर्टीज़ के तहत आपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। इसके अलावा और कोई अगर कोई है प्रॉपर्टी तो वो मैं आपको अभी करवा देता हूँ। अच्छा जी, एक थ्योरम है छोटा सा, वो ज़रा याद रखना है आपने, इम्पॉर्टेंट थ्योरम है। Theorem for any n by n matrix A and B, अगर दो मैट्रिक्स हैं n by n के A और B, then determinant of A multiplied by B will be equal to determinant of A multiplied by determinant of B। इसको बोलते हैं प्रोडक्ट थ्योरम। अगर डिटर्मिनेंट दो मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उनका डिटर्मिनेंट लेना है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ ई दोनों का इक्वल होगा। मल्टीप्लाई अगर कर दें अलग-अलग कर दें या फिर मल्टीप्लाई करके डिटर्मिनेंट ले लें तो वो इक्वल होते हैं। आप जिस तरह आपने कॉलम मैट्रिसेस में रो ऑपरेशन लगाना सीखा,
सिमिलरली आप डिटर्मिनेंट्स में भी रो ऑपरेशन लगा सकते हैं और उसके मुताबिक अपना आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 3/3 का डिटर्मिनेंट को फैक्टर्स की मदद से निकालना तो आसान था, थोड़ी कैलकुलेशन थी, लेकिन अगर आप 4/4 का डिटर्मिनेंट निकालें तो कैलकुलेशंस बहुत ज़्यादा करनी पड़ती हैं। तो उससे बचने के लिए आपको रो ऑपरेशन लगा लें, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो इंशाल्लाह एक्सरसाइज जब होगी तो एक्सरसाइज में आपको हम बताएंगे कि रो ऑपरेशन कैसे लगाते हैं, रो ऑपरेशन लगा के आप मुख्तलिफ़ किस्म के जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व कैसे करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आपको अगर मेरी वीडियो ये पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट्स में अपना फ़ीडबैक लाजमी दीजिए। इंशाल्लाह एक्सरसाइज को स्टार्ट करने वाले लेक्चर से दोबारा आपके सामने हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।